हमजा वालेकुम सलाम। और थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग एंड ऑन द अदर हैंड वेलकम यार, एनी टाइम। जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर कोई बात पूछनी हो हम लोग डिटेल में इसका इंटरव्यू वगैरह भी कर सकते हैं। हम्म। तो मेरा ग्रेजुएशन ईयर जो है वो 2018 है। और चाइना से मैंने पढ़ा है, हम्म। ताइशान मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी उसका नाम चेंज हो गया, शेंडोंग कहते हैं उसको। और मतलब चाइना में तकरीबन 6 साल गुजरे हैं मेरे। मतलब एकेडमिक ईयर और इंटर्नशिप वगैरह मिला के सारा कुछ 6 साल। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। चाइना में ग्रूमिंग हुई, मतलब जस्ट लाइक अ सेकंड होम नाउ। अगर कोई चाइना के बारे में कोई बात हो या चाइना के बारे में अगर सोचूं मैं, तो मतलब मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे ईयर्स वहाँ पर गुजरे हैं, जहाँ मैं जो है ग्रूम हुआ हूँ और डेवलप की है मेरी पर्सनैलिटी। पाकिस्तान आया हूँ 2018 में। यहाँ पर आके उस टाइम पीएमसी वगैरह नहीं था, पीएमडीसी था। तो पीएमडीसी के अंदर फिर आपको पता है उस टाइम एनईबी एग्जाम होता था, आई गेस इफ यू आर फेमिलियर। जी जी बिल्कुल। एनईबी एग्जाम होता था, उसके 3 स्टेप्स थे, वो किए 2019 में। 2019 के बाद फिर मैंने ओईटी किया था, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। हम्म। एंड देन हाउस जॉब की, हाउस जॉब में फ्लैप 1 और उसके बाद फ्लैप 2 अब। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ स्मूथली हुआ। टाइम लगा, 3 साल लगे हैं इसके अंदर, हाउस जॉब भी सारा कुछ हो गया। यार स्टडीज जो हैं, आपने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तानी स्टडीज को मैं कैसे देखता हूँ या फॉरेन की स्टडीज को कैसे देखता हूँ। तो फॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें फैकल्टी, मतलब जो है वो फॉरेन फैकल्टी, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द फॉरेन स्कूल्स है फॉरेन फैकल्टी। पाकिस्तान में थोड़ी हमारे अपने पाकिस्तानी टीचर्स वगैरह में रखे हुए हैं, और यहाँ पे मतलब लैंग्वेज बैरियर भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये चीज़ें थोड़ी ईजी हैं। बाकी स्टडीज़ जो हैं वो बेसिकली स्टूडेंट की अपनी जो पर्सनल एफर्ट है उस पर बड़ी डिपेंड करती है। स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा जो मैटर करता है वो अपना लगाव होता है स्टूडेंट का, अपना जो है वो उसका एटीट्यूड होता है, लर्निंग एटीट्यूड, उसका स्टडी का स्केड्यूल, उसकी एक्टिविटीज़, वो क्या करे मेडिकल स्कूल के अंदर। तो मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर ही हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर भी अच्छे हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं वो भी अच्छे हैं। और जो अच्छा होता है वही जो जो स्टडीज का इन टच होता है, जो कम्पिटेंट होता है। कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है डेफिनेटली, डॉक्टर्स की जो हम्म। फील्ड है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है आपस में इनका। ऐसा नहीं है बाकी ये आपने एक डिग्री कर ली और अब आपकी नौकरी लग गई और अब बस आप वही नॉलेज जो है वो लेकर चल रहे हो। अवर फील्ड इज लाइक कि हम आपस में बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे होते हैं। तो कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है। और एक हेल्दी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए, कंपटीशन बरकरार है। कंपटीशन है बिल्कुल भी, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स हैं पाकिस्तानी में, हम्म। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। और बाहर से भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पढ़ के आते हैं। सर वैसे एक चीज़ जो है ना ये हमने तो काफ़ी अब हम खुद फॉरेन में पढ़ रहे हैं और आप ये फेज गुजार चुके हैं। तो आपका इसका एक्सपीरियंस होगा कि जब मतलब डिफरेंट हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट पाकिस्तान का है या स्टूडेंट्स आप जो पाकिस्तान में जो पढ़ रहे हैं, वो मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को लेके, स्पेशली जो चाइना से या किर्गिस्तान से होता है। तो आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस फेस किया है इन चीज़ों को लेके कि यार कभी आपको बोला हो कि आप चाइना से पढ़ रहे हो और ये वो? यार दुखती रह गया ये तो मेरे भाई। कसम से मतलब अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, ये बाहर की डिग्री है यहाँ पे मानी नहीं जाती, इस तरह के एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है पाकिस्तान। बट मेरे ख्याल में चाइना से ग्रेजुएशन हो किसी की, किर्गिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से हो, आप पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करना चाहोगे, बेशक आप यूके से पढ़ कर आ जाओ या अमेरिका से पढ़ लो। बट आप जब पाकिस्तान में प्रैक्टिस करना चाहोगे आपको लाइसेंस लेना है पाकिस्तान का। हम्म। बिकॉज आम पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो इस बात कर सके, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि यार अब क्या करोगे, वहाँ की डिग्री नहीं एक्सेप्ट की, पाकिस्तान नहीं करता एक्सेप्ट, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन वगैरह होते रहते हैं। तो एक्सपीरियंस था बिल्कुल, जब डिग्री लेकर आया था या डिग्री कर रहा था जब, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते थे कि आगे प्लान क्या है। कुछ लोग सॉफ्टली पूछ लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट जो है वो मतलब थोड़ा सा हम्म। ऑफेंसिव वे में पूछ लेते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है मेरे। इसका सबसे अच्छा जवाब यही होता है कि जब आप स्टडी से अच्छे से करते हो, ठीक है, और उन चीज़ों को आप इतना ज़्यादा ऑफेंड नहीं होते उससे। अगर ऑफेंड होते भी हो कि वो, तो वो एनर्जी जो है आप यूज़ करते हो कि मैं प्रोडक्टिव वे में अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करूँ, हम्म। तो सब चीज़ें हो जाती हैं आसानी। मैंने जैसे आपको बोला ना, दुखती रह गया, ये जी। वाकई दुखती रह गया है हमारे फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए जब पाकिस्तान में डॉक्टर्स आते हैं। ठीक है, हम्म। आप मतलब अगर आप देखें ना पाकिस्तान के मतलब हेल्थ सेटअप में, अभी आप स्टूडेंट लेवल पर हो, आप जब एंटर होगे इधर, आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हो, खास तौर पे आपके पेरिफेरी के हॉस्पिटल, वहाँ हम्म। पे
जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह फिल की हुई है, बिकॉज देयर इज़ अ गैप। आपके पाकिस्तानी जो प्रोडक्शन है, डॉक्टर्स की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हेल्थ केयर सेटअप को संभाले। हम्म, आप अगर फॉरेन डॉक्टर्स को पाकिस्तान से निकालो, आपके बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स खास तौर पे पेरीफ्रीज के अंदर, ठीक है, हम्म। BHQs या THQs जो है, मतलब काफ़ी सारी सीटें जो है वेकेंट हो जाएंगी। तो बट एट द सेम टाइम हम लोगों को जो है वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बट डोंट वरी, ये इससे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। लोगों को नहीं पता कि डिग्री डिग्री है यार, आप बेशक अमेरिका से कर लो, किर्गिस्तान से कर लो, चाइना से कर लो। हम्म, मतलब अच्छा, मैं थोड़ा सा और अवेयरनेस के लिए बता दूं, हर कंट्री जो है उसका उसका लाइसेंस एग्जाम होता है, ठीक है। जी, आप किसी भी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना चाहो, उनका लाइसेंस एग्जाम लेना है, मतलब उनका लाइसेंस एग्जाम देना है और लाइसेंस लेना है आपने, तभी आप काम कर सकते हो वहाँ। बिल्कुल। तो आप बस अपनी मेहनत करो। डिग्री डिग्री है, आपकी पूरी दुनिया में डिग्री मानी जाती है। हम्म। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्मॉल स्टेप। आपने मतलब लाइसेंस लेना है और प्रैक्टिस स्टार्ट कर, तो कोशिश सरफान, ये करें। हम जो बिल्कुल ना अब आते हैं आपकी स्टार्टिंग पे, कि जब आप मेडिकल स्टूडेंट थे, जैसे हम अभी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी पढ़ाई की रूटीन क्या थी, और सबसे मेन चीज़ आप कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर रहे थे, चाहे वो आप फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे लास्ट ईयर की बात करें। लेकिन मतलब ऐसे क्या आपका शेड्यूल था जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें कि आप ये चीज़ फॉलो करो, जो या हम क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो आपने उस टाइम पे नहीं की और आप कहते हैं कि यार मैं होता तो मैं ऐसा करता, जो आप हमें एडवाइस करना चाहें इस चीज़ को लेके। हाँ, डेफिनेटली दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मतलब यार, रूटीन जो थी वो वैसी है जैसे कि हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाने के बाद होती है, ठीक है। मतलब अब सिर्फ मेडिकल नहीं, कोई भी स्टूडेंट ले लें, यूनिवर्सिटी में जब जाता है तो थोड़ा सा वो मतलब हो जाता है, थोड़ा सा एटीट्यूड उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। FSC लेवल से, कॉलेज लेवल से यूनिवर्सिटी में जब वो एंटर होता है तो थोड़ा सा लापरवाह टाइप हो जाता है। तो लापरवाही के कुछ साल आते हैं बीच में, एक दो साल या एक दो सेमेस्टर, ठीक है, कह लो, या एक सेमेस्टर कह लो, कुछ दिन कह लो, हफ्ते कह लो, वो होता है, फेज होता है। उसके बाद आपने मतलब यू नीड टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, अपने अपनी रूटीन बनानी होती है कि भाई नहीं, वी केम हियर फॉर स्टडी और लेट्स गेट बैक टू वर्क, अपने पढ़ाई की तरफ वापस आ जाओ। तो रूटीन आप ऐसा रखें कि क्लास तो लेते हैं, डेफिनेटली रेगुलरली जाएं, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको भी पढ़ें, बट एक्स्ट्रा जो है आप अपने बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि आपकी जो स्टडी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग करवाई जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि फॉरेन के अंदर हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट वो कैरिकुलम फॉलो बिल्कुल। करते हैं कि इतने आवर्स हमने पढ़ाने हम्म, हैं और ये चीजें जो है इतना कोर्स कवर करना है। बट जनरली स्पीकिंग के यूनिवर्सिटीज के अंदर कहीं पे भी जो पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर, वो यूनिवर्सिटी के पेपर्स के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये मेडिकल नॉलेज जो है वो एक फंडामेंटल सी चीज है। आप इसको जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे बेसिक को, जितना ज्यादा ग्रैब करोगे बेसिक को, उतना ज्यादा हम्म, अच्छा है आपके लिए। रिसोर्सेज की बात की जाए तो या सब्जेक्ट अपनी अच्छे से पढ़ लें आप लोग। पैथोलॉजी पढ़ लें, फार्माकोलॉजी पढ़ लें, ठीक है। हम्म, हिस्टो पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बट हिस्टो भी आनी चाहिए, ठीक है। आगे एग्जाम्स में पूछा जाता है बट इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता उसके बारे में। बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ें, अनाटॉमी पढ़ लें, ठीक है, खास तौर पे जो क्लिनिकल रिलेटेड अनाटॉमी, ठीक है। हम्म। आप लोग अनाटॉमी पढ़ रहे होगे मेरे ख्याल में, सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ाई पढ़ रहे होगे अभी भी anatomy, जी या जी पढ़ सर। ली होगी आप। हम्म, तो मतलब क्लिनिकल एनाटॉमी से मुराद ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, तो सारी की सारी हेड एंड नेक को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हर मसल के नाम आपको आते हो, ठीक है। आपके लेवल पे चीज़ों को जानना जरूरी है, उनको मेमोराइज करना इतना जरूरी नहीं है। जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट है वो आता है सिलेक्टिव चीज़ों का, कि ये चीज़ तो लाजमी ही पता हमें, ठीक है। हम्म, अब जैसे कि आपके लिवर के लिगामेंट्स हैं, अगर आप गट की एनाटॉमी की बात, एब्डोमेन की एनाटॉमी की बात करो, तो लिवर के लिगामेंट्स और उनके स्ट्रक्चर कौन कौन से उसमें से पास होते हैं, ठीक है। हम्म, ये चीज हो गई। अच्छा, अब किडनी, उसके लिगामेंट्स, यूटरस हो गई, ठीक है। आपकी पेल्विस की एनाटॉमी होगी, ठीक है। हम्म, आपका ये जो ट्रायंगल्स होते हैं, इसके फेमोरल ट्रायंगल हो, ठीक है, या हर्निया डायरेक्ट एनाटॉमी क्या होती है। तो ये स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपसे मतलब मेड स्कूल से लेकर
किसी भी लाइसेंस एग्जाम तक और मोस्ट कॉमन चीजें हैं ये पूछी जाएंगी। मतलब एक स्टूडेंट्स जो है घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत कुछ है यार मेमोराइज करने के लिए, हम्म, बट वो सारा कुछ मेमोराइज नहीं करना, वो सारे कुछ को जान, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको लाजमी आप मेमोराइज करें, जो कि ये मैं अभी आपको मेंशन की हैं। इसी तरह अगर आप अपर लिम में आए तो ब्रेकियल प्लेक्सिस, और ब्रेकियल प्लेक्सिस से फिर जो नर्व्स निकल रही हैं हम्म, वो नर्व्स याद कर लें, दैट्स इट। मतलब ये मोस्ट कॉमन चीजें हैं और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती है, और यही पूछी जाती है, इसके अलावा कुछ पूछा भी नहीं जाता आपसे। कुछ वो क्या कहते हैं उसको यार, कदीम या जिसको कोई किसी को भी जिसका नाम नहीं पता वो वाला मसल नहीं पूछेंगे। हम्म, वही मसल पूछेंगे जो मोस्ट कॉमन मसल है, ठीक है, अपर लिम्ब का, ठीक है, रोटेटर कफ का, टेरिस माइनर है या मेजर है, उसी के बारे में पूछेंगे, उसकी नर्व सप्लाई पूछेंगे। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करें और चीज़ों को मतलब आसान बनाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएं, ठीक है। एनाटॉमी के लिहाज से बात करें, फिजियोलॉजी डिटेल में पढ़ें, फार्मा डिटेल में पढ़ें, तो डिटेल में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, बेसिक यही सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये अच्छे से आते हैं। क्लिनिकल इतना मुश्किल नहीं होता, क्लिनिकल में जब आप आते हो चीज़ें इंटरेस्टिंग होने लग जाती हैं हम्म, और आसान होने लग जाती हैं। वो अप्लाइड साइंसेज है ना सारा का सारा, जी आपने जी। अप्लाई करना है नॉलेज। तो ये क्लिनिकल्स की लास्ट लाइन में थोड़ा सा डिस्कस किया, तो मैं इसी पे आता हूँ कि थ्योरी तो हम चले बुक से भी पढ़ सकते हैं और हम लेक्चर भी देख सकते हैं, चाहे हमारे पास डाटा नजीब है, जो भी डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज हैं, हम उनसे हम्म, थ्योरी पे चल जाते हैं। लेकिन आपने जी, सर क्या क्लिनिक, क्योंकि फॉरेन कंट्री का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ के फॉरेन लोग जो होते हैं समटाइम्स फॉरेनर्स को डील नहीं करने देते, स्पेशली रशिया किर्गिस्तान में ये मसला होता है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट कहता है कि यार आप नहीं देखो, हमें लोकल्स ही हमारे चेक कर रहे हैं या जो भी है। तो उस पर आपने कैसे ओवरकम किया? दूसरा, आप जो है पी लैब जब आपने दिया तो वहाँ पे क्लिनिकल का एक स्पेशल होता है, पार्ट होता है, तो आपने उसके लिए कहाँ से तैयारी की, जो सिर्फ क्लिनिकल को लेके आपने कहाँ से? गुड गुड। अच्छा, ये जो डॉक्टर सॉरी पेशेंट को चेक करने वाली बात है ना, ठीक है, पीएमडीसी के लिए किया था, इसको कहते हैं ऑस्की एग्जाम, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड एग्जाम होता है ये, आपका खास चीज को देखा जा रहा होता है कि आप मरीज के पास जब जाते हो तो आप उसको कैसे कैसे करते हो, उसे कौन से सवाल में उसे क्या बताते हो, ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये होता है ऑस्की एग्जाम, इसको कहते हैं क्लिनिकल स्किल, ठीक है। द अदर थिंग यू लर्न इन मेडिकल स्कूल इन द क्लासरूम इज क्लिनिकल नॉलेज, ठीक है। ये हम्म, मेडिसिन की बुक में क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को बुखार है तो व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग, यू सस्पेक्टिंग सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। या हम्म, किसी के पेट में दर्द हो रही है तो व्हाट आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हो, इस बंदे को क्या हो सकता है, एक्यूट एब्डोमेन है इसका, तो इसको कोलिक की पेन हो सकती है, इसके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, इसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हर्निया हो सकता है, ठीक है, इसके किडनी में स्टोन हो सकता है, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो दिस हम्म, इज नॉलेज। नॉलेज आप जब अस्पताल में जाते हो दैट इज स्किल, जब मरीज पे इन हैंड ऑन हैंड जो है आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वो जो है उसको अभी मेड स्कूल के दौरान आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हद तक भी रख लो ना तो दैट इज इनफ। आप किसी डॉक्टर को अगर चेक करते हुए देख लेते हो ना कि फिजिकल एग्जाम ऐसे करते हैं एब्डोमेन का, हम्म, ठीक है, पल्मों का फिजिकल, चेस्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन ऐसे ऐसे करना होता है, परकशन ऐसे करनी है, ऑस्कल्टेशन ऐसे करनी है, हम्म, तो दैट इज मोर देन इनफ राइट नाउ। अगर हम्म, आपको कोई किसी पेशेंट पे मौका मिल जाता है प्रैक्टिस करने का, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं भी मौका मिलता आप वीडियोस देखो कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कैसे करना, ठीक है, या फिर आप शर्टिका का एग्जामिनेशन कैसे करते, ठीक है, या फिर आपने अगर अपेंडिक्स के जो साइंस देखते, मर्फी साइन हो गया, ठीक है, लॉम्बार्ड साइन हो गया, ये साइंस कैसे देखते हो आप, रीबाउंड टेंडरनेस कैसे देखते हो, ये सारी चीजें अगर आप ऑब्जर्व भी करते हो इस लेवल पे आपके लिए बहुत है। उसका इतना लैग नहीं रहता क्योंकि जब आप एग्जाम वगैरह देते हो आप इन चीज़ों की बड़े अच्छे से तैयारी करते हो, और उसकी जब आपने देना होता है ना, इन चीज़ों हम्म, की आप तैयारी करते हो, आप कोई बुक फॉलो करते हो, टीचर से पढ़ते हो, फिर जब आप अस्पताल में जाते हो हाउस जॉब के लिए, हॉस्पिटल में इंडक्ट होते हो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स और अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हम्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप एनएलई करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी बहुत, मतलब अच्छे से आ जाएंगी, एक महीना अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से हम्म, आ जाती हैं। थ्योरी आपने पढ़ी हुई होगी पहले, थ्योरी आपने जी, पढ़ ली होती है, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो, अपने दोस्त पे प्रैक्टिस करते हो, या हम्म, मतलब क्लास रूम के एनवायरनमेंट में टीचर को देखते हो वैसे कर रहे हैं तो ये इजीली हो जाता है। मेरा था मैंने दो क्लिनिकल एग्जाम दिए, ठीक है, एक पीएमडीसी के लिए उसकी एग्जाम दिया, स्ट्रक्चरल होता था हमारा, वो था उसके अंदर थे 15 स्टेशन थे, तो उसमें गानी का स्टेशन भी था, ठीक है, जिसमें एक औरत को मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब करने थे, ठीक है। बच्चे का स्टेशन था फिब्राइल फिट्स पड़े हुए थे,
इसी तरह काउंसलिंग का स्टेशन था, ठीक है। मदर थी वेंटिलेटर पे, वेजिटेटिव स्टेट पे, और मुझे डिस्क्लोज करना है उसके बेटे को कि आपकी माँ मर गई है, खुदा ना अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं वो, ठीक है। बहुत अफसोस का कहना पड़ता है, और हमें अब इनका वेंटिलेटर उठा तो उसको कन्विंस करना था, ठीक है। ये सारी चीजें, एथिक, काउंसलिंग, न्यूरो का स्टेशन था। न्यूरो के स्टेशन में मुझसे ब्रेकियल प्लेक्सस की जो थी सारी रूट वैल्यूज, थंब की रूट वैल्यूज पूछी गई, ठीक है। उन्होंने थंब की पावर, थंब का पूरा एग्जामिनेशन था न्यूरो में। कार्डियो में था मेरा कि जेबीपी को मेजर करो, ठीक है, ऑस्कल्टेट करो हार्ट साउंड्स को। तो ये सारी चीजें मैंने मतलब इंटर्नशिप के दौरान भी की थी, पर जो सही मेरी तैयारी हुई थी वो मैंने अपने जब ऑस्की एग्जाम की तैयारी की थी उसकी वीडियोस यूट्यूब से देखी थी, फिर उसको प्रैक्टिस किया था अपने दोस्त के साथ। तो बहुत अच्छे से मेरा हुआ था और मेरे बड़े अच्छे स्कोर आए थे ऑस्की के अंदर। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये जो आप प्रैक्टिस करते हो। अच्छा, दूसरा मैंने दिया था प्लैब एग्जाम, प्लैब 2 जो दिया मैंने, इसमें ऑस्की एग्जाम होता है, सारा ऑस्की एग्जाम। ये थोड़ा सा लेंथी भी है, पीएमडीसी से लेंथी था, और इसका टाइम भी ज़्यादा था। स्टेशन स्टेशन भी ज़्यादा था, 16 स्टेशन थे मेरे, और 8 मिनट का एक स्टेशन, और इसमें थोड़े इमरजेंसी सिनेरियोज भी थे। बाकी एग्जामिनेशन इसमें दो थे, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन आया हुआ था मेरा, पेशेंट से आपने एग्जामिनेशन करना है, फिर उसको मैनेजमेंट भी बतानी है। तो 8 मिनट्स आर लाइक रनिंग सो फास्ट, ये सब कुछ आप नहीं कर सकते 8 मिनट, सो यू नीड टू बी वेरी क्विक एंड वेरी प्रिसाइज, ओके। तो वो यही देखना चाहते होते हैं कि डॉक्टर है और कितना जल्दी अपने मतलब एक्यूरेट पॉइंट पे पहुंच रहा है, कि इसको पता है मैंने क्या करना है। तो कमिंग बैक टू बेसिक क्वेश्चन, या जो भी सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको ये थोड़ा सा डाउट है कि यार हम लोग तो पेशेंट पे हमें हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता, तो इट्स ओके, यू आर स्टूडेंट, जस्ट ऑब्जर्व, उनको देखो, बट शौक से देखो आपका कंसल्टेंट क्या कर रहा है, आपका सीनियर कैसे पेशेंट को चेक कर रहा है, खासतौर पे एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, एथिक्स की जो चीजें हर कंट्री में डिफरेंट होती हैं। क्यों यहाँ का लॉ और है, वहाँ का लॉ और है, एथिक्स भी मैटर करेगी, क्यों यहाँ के लोगों के रिवाज और तरह के हैं, ठीक है। वहाँ के लोग अब मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में फीमेल पेशेंट्स मोस्टली फीमेल डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, इन चाइना में ऐसा नहीं था। तो एथिक्स वेरी करती है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज वेरी करते हैं, तो उनकी फिक्र ना करें, जब सिस्टम में आएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेन चीज है अप्रोच, एग्जामिनेशन की अप्रोच, ठीक है, बेड साइड मैनर्स, बेड साइड पे खड़े होके पेशेंट को आपने अप्रोच कैसे करना है, बेसिक चीज है। आपने अपने हाथ से कैसे पता लगाना है कि बीमारी क्या है, आपने अपने जहन से, अपनी आंखों से, मतलब अपने जो सेंसेस है उनको यूज करके हाउ डू यू डायग्नोज, या हाउ डू यू कम क्लोज टू द डायग्नोस, ठीक है, मतलब लिटिल बिट क्लोज टू द डायग्नोस। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि हम लोग डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा उसका सहारा लेते हैं टेस्टों का, ठीक है, क्लिनिकल टेस्ट करवा लिए, रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवा लिए, लेबोरेटरी, ये वो सब। द मेन डॉक्टर इज हु यूजेस हिज सेंसेस, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप इतना बड़ा डायग्नोसिस बनाओ, या आप उस डायग्नोसिस की बेस पे जो आपने सिर्फ अपने सेंसेस से किया आप इलाज शुरू कर दो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेड साइड पे खड़े होकर एग्जामिनेशन करना, मरीज को चेक करना, और मतलब तशखीस के करीब पहुंचना, तो एक आइडिया बना लेना कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं इस मरीज को, अब मैंने ये इसके टेस्ट करवाने हैं। तो सर इरफान, अभी आपने पी लैब की वैसे बात की, तो आप हम मतलब इस तरफ आते हैं कि आपने पी लैब का अपने फर्स्ट ईयर में सोचा था कि मैं इस तरफ जाऊंगा, या आपने क्या ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि यार मैं पाकिस्तान क्योंकि आपको ये बात का अंदाज़ा होगा कि हम लोग जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो फॉरेन में पढ़ते हैं या जो पाकिस्तान में ही पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि यूएसएमएलई और पी लैब जो है वो मुश्किल तरीन टेस्टों में से एक टेस्ट है, और हम जो है पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं इस सोच में कि यार हम इजीली पास कर लेंगे और एज कम्पेयर टू यूएसएमएलई और पी लैब। तो आपकी क्या मोटिवेशन थी इस तरफ जाने की, और आपका ये कब से ख्याल था, मूड था कि यार मैंने पी लैब पास करना है और उसको क्रैक करके मैं जो है अपना नाम जो है आगे लेके जाऊंगा दूसरे कंट्रीज में? जाता है मेडिकल कॉलेज में, तो उसका मेरे ख्याल में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो टॉप पे पहुंचे, और टॉप यही है कि आप या यूके पहुंच जाओ या आप अमेरिका पहुंच जाओ। कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा इन था, लोग जाते थे डॉक्टर्स में। तो मेरी बस शुरू से ही ये थी यार कि काफी सारे मेरे दोस्तों की भी अभी भी ख्वाहिश है कि वो लोग जाएं, बहुत सारे डॉक्टर्स की पाकिस्तान में रहने वालों की ख्वाहिश है। इसकी कोई खास रीजन नहीं है, बस यही है कि यार वहाँ की स्टडी या वहाँ का एथिक्स जो है, स्पेशलाइजेशन, अब यूके में मैं हूँ,
यहाँ का लाइसेंस मैंने कर लिया, सब कुछ जो है यूके का मैंने क्लियर किया है। तो यहाँ की एथिक्स, यहाँ की स्पेशलाइजेशन, यहाँ का जो है सारा कुछ, तो डेफिनेटली मच बेटर देन अदर कंट्रीज, पाकिस्तान से, या हमारा जो रीजन है पूरा इंडिया, इनफैक्ट गल्फ ले लो आप। हम्म। तो बस यही था, शुरू से ही था। लेकिन एक्चुअल जो मैंने इसकी तैयारी या स्ट्रगल शुरू की है ना, हम्म। प्रैक्टिकली वाकई, वो मैंने पीएमडीसी देने के बाद शुरू की। तो हाँ। पीएमडीसी मैंने फर्स्ट थिंग फर्स्ट आती है ना, आपने अपने होम कंट्री का तो लाइसेंस लेना ही लेना है यार, हर हाल में रीड करते हो, मतलब आप अपने पाँव स्ट्रॉन्ग करो पहले, अपने ग्राउंड जो होम ग्राउंड है आपका वहां पे। मैंने यहाँ का लाइसेंस लिया, उसके बाद मैंने इंग्लिश का एग्जाम दिया, फिर प्ले बंद किया, ये वो सारा पाकिस्तान से। तो जो स्ट्रगल शुरू की वो मैंने पीएमडीसी देने के बाद की, हम्म। हाउस जॉब के दौरान और हाउस जॉब से पहले। लेकिन जो ख्वाहिश है यार, वो तो शुरू से ही ऑनेस्ट, कि चलिए। मुझे जाना है। मैंने मतलब हायर स्टडीज जो हैं वो हम्म। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से करनी। तो इरफान सर, अगर लेट्स सपोज कि मैं जो है, मुझे कल डिग्री मिल रही है और मैं जो है पी लैब का कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ कि पी लैब में पास करूँ, तो मैं कल से क्या ऐसे, मतलब फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप, मतलब वन बाय वन, अगर आप ये ब्रीफली थोड़ा सा क्वेश्चन और आंसर होगा कि अगर मैं कल पी लैब, मेरी डिग्री हो जाती है कंप्लीट और मैं चाह रहा हूँ पी लैब दूँ, तो पहला काम मुझे क्या करना है, और इस तरह वन बाय वन में कहाँ तक लास्ट स्टेप तक पहुंचूंगा, और जो प्रॉपर है हमारे स्टेप्स हैं वन बाय वन, वो क्या होंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी पास थ्रू है तो आपको एक एग्जैक्ट चीज पता होगी जो एक स्टूडेंट्स को पता चलनी चाहिए। अच्छा हमजा, ऐसा है कि यार अगर अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो, जो लोग बिल्कुल करीब हैं ग्रेजुएशन के, उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो काम है ना, वो इंग्लिश का एग्जाम है। हम्म। मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है इस चीज़ पे मैंने। मतलब अगर यार, इफ यू नीड टू ओपन अ डोर यू नीड अ की, ठीक है, आपके पास वो चाबी नहीं है, आप कैसे वो दरवाज़ा खोलोगे? तो बिल्कुल। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज मस्ट फॉर दिस एग्जाम। हम्म। आपको अलाउ ही नहीं करते एग्जाम देना जब तक आपके पास इंग्लिश का टेस्ट ना हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ना हो। और सबसे पहला काम यही करोगे आप, कोई भी स्टूडेंट है जिसकी ख्वाहिश है कि लैब देना, वो ओईटी दे, या कोई भी टेस्ट देना यार, किसी और कंट्री में भी जाना है दुनिया की, सब कंट्रीज जो हैं वो मानते हैं प्रोफिशिएंसी तो लाजमी मांगते हैं, ओईटी चाहिए या आइल्स चाहिए। रिक्वायर्ड बैंड्स हैं उनके, थोड़ा सा वेरी करता है हर कंट्री टू कंट्री, लेकिन सबको चाहिए होता तो सर, जो स्टेप वन है और स्टेप टू है, बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है? जो कुछ लोगों मतलब यूएसएमएलई का एक दफा हमारा इंटरव्यू हुआ था तो बताया गया स्टेप टू के अंदर भी आगे सिर्फ दो स्टेप्स होते हैं। तो पी लैब के है। हाँ बारे में क्या ऐसा सीन है, स्टेप वन और स्टेप टू में क्या डिफरेंस है, और किस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है स्टेप वन और टू में? यार, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि प्लैब जो है वो खत्म भी होने वाला है, 2023 जो है वो लास्ट ईयर है प्लैब का, और उसके बाद यूके एमएलए आ जाएगा। इसमें भी मतलब जिस तरह यूएसए में लिया इस तरह इधर जो क्वेश्चन प्लैब वन एंड प्लैब टू। प्लैब वन जो है ये आपका एमसीक्यू का बेस एग्जाम होता है, इसमें क्लिनिकल नॉलेज मतलब मेडिसिन सर्जरी अलाइड के क्वेश्चन होते हैं। बेसिक में से एनाटॉमी आती है, फिजियो आती है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, उसकी कम परसेंटेज है। ज़्यादा जो है क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सारे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि जो आपके बेसिक नॉलेज को भी जज कर रहे होते हैं। सवाल आपसे क्लिनिकल का ही पूछ रहे हैं, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज को जज कर रहे हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर एनाटॉमी, ठीक है। और काफ़ी जो है वो चीज़ों को डीपली वो जाते हैं उसमें। और जो स्टेप टू है प्लेब टू, उसके अंदर आपका सारा का सारा, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, ऑस्की एग्जाम है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम है, लाइक यू गो इन देयर एंड यू परफॉर्म। वो क्लिनिकल स्किल के बारे में, नॉट नॉलेज, इट्स अबाउट द स्किल, हाउ मच यू कैन अप्लाई दैट नॉलेज यू हैव। हम्म। सिमिलरली उसके भी स्टेप टू के यही दो हैं, एक क्लिनिकल नॉलेज है, स्टेप टू सीएस है, और स्टेप टू सीके है। सीके क्लिनिकल नॉलेज है, क्लिनिकल स्किल्स, सेम लाइक दैट। प्लैब जो है, प्लैब वन क्लिनिकल नॉलेज है, प्लैब टू क्लिनिकल स्किल है।
तो इरफान सर, इसमें फाइनेंशियल क्या लगता है हिसाब किताब शुरू से, कि पहले दिन आपने इतनी रजिस्ट्रेशन में पैसे दिए या फिर इन पाकिस्तानी रुपीस जो आपने मतलब पे किए हैं, तो क्या फाइनेंशियल इनके होते हैं? यार फाइनेंशियल थोड़ा सा एक्सपेंसिव हैं ये चीज़ें डेफिनेटली। ये थोड़ा सा एक पॉइंट आता है जहाँ पर सोचना पड़ता है, क्योंकि तो मेहनत करना तो ऐसे ही है ना कि अब मैं इरादा कर लूँ, उठूँ और मेहनत करने लग जाऊँ। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैंने अपनी पोस्ट में डिटेल में आई गेस लिखा है, अभी तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है मेरे पास, तो पैसे लग जाते हैं यार, काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं। ओईटी से लेकर प्लेब 2 तक आपका 10 लाख से ज़्यादा लग जाता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लग जाता है, तो 15 तक कर लो आप। तो इरफान सर, अगर किसी का पी लैब 1 जो है वो पास हो जाए और पी लैब 2 उसका ना हो सके, तो वो उसको दोबारा से पी लैब 1 देना पड़ता है, या वो सिर्फ स्टेप 2 ही जो है वो कंटिन्यू करेगा जब दोबारा रिवाइज करेगा अपना टेस्ट? यार 2 साल का टाइम होता है, ठीक है। स्टेप 1 जो है 2 साल आपका वैलिड होता है। 2 साल के बाद फिर आप अगर 2 साल के अंदर अंदर आप स्टेप 2 दे देते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि इसके सिर्फ 2 साल रहते हैं, यूके एमएलए आने वाला है तो लैब खत्म हो जाएगा। उसका अब क्या सिनेरियो होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, हम्म। कैसे कैसे देने हैं, वो जब आएगा तभी पता चलेगा, या 1 साल पहले उसको वो डिस्क्लोज करेंगे। अभी तक उन्होंने इतना डिटेल में कुछ बताया नहीं है उसका। तो सर, एक वैसे क्वेश्चन जो है ना, ये एक जनरल स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है कि अभी बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बी यूनिवर्सिटीज, बी लिस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और मोस्टली जो है अभी काफ़ी परेशान इन चीज़ों को लेके। तो आप उनको ऐसी क्या बात कहेंगे कि यार वो इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ हम्म। पढ़ाई पे तवज्जो दें? और मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल ही छोड़ दी कि यार हम बी लिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो हमारा पता नहीं फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, हम क्या करें? तो आप क्या कहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए? यार मेरी यूनिवर्सिटी भी बी लिस्ट में थी। आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, और मैं समझ सकता हूँ। हमारे टाइम पे ये लिस्टों वाला सिस्टम नहीं था, बी लिस्ट ए लिस्ट वगैरह। लेकिन मेरे जूनियर्स ने काफ़ी सफ़र किया इस सिलसिले में। बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे, और दे हैव बीन थ्रू टफ टाइम। और ये चीज़ देख के काफ़ी अफसोस भी होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। बट यार, ए लिस्ट हो बी लिस्ट हो, वो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर बी लिस्ट में है, ए में भी आ जाएगी। अब मेरी यूनिवर्सिटी ए लिस्ट में आ गई है, और मेरे जूनियर्स को सबको आरएमपीज वगैरह मिल गई हैं, और एनएलई भी दिया है उन्होंने माशाल्लाह। बहुत सारे लड़कों ने पास भी किया है। तो इनफैक्ट हमारे जूनियर्स जो हैं, मैंने प्लेब किया है, मेरे 2 जूनियर्स ने माशाल्लाह यूएसएमएलई भी किया हुआ है। तो हमारे काफ़ी काबिल लड़के हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी को फिर भी उन्होंने जो है वो बी लिस्ट में रखा हुआ था। तो अब जो है वो ए लिस्ट में आ गई है। तो पहले तो ये बात है कि ये लिस्टें चेंज होती रहती हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस ना करें। जब आप सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं, आप अभी से इन चीज़ों में मत पड़ें कि बाद में क्या होगा, ठीक है। आपने अभी अपने 3 साल पूरे करने हैं, 4 साल, 2 साल, जब आपका टाइम रहता है, स्टिल हैव टाइम, ठीक है। इस हम्म। टाइम ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी यूनिवर्सिटी किस लिस्ट में है। कल को आप माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करो, और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपकी, आप अपनी यूनिवर्सिटी को ए लिस्ट में ला सकते हो। इतनी बड़ा इशू नहीं है ये। परफॉर्म करो, थोड़ी स्ट्रगल करो। हमारे लड़कों ने बहुत स्ट्रगल किया है, ए लिस्ट में आ गई हमारी यूनिवर्सिटी। तो वो आ जाएगी, वो हो जाना है, इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी टाइम है स्टडी करने का। आप अभी जो है तो प्रेजेंट है, जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप स्टडी करो, ताकि कल को आप प्रेजेंट भी कर सको ना खुद को, "ए, हमारी यूनिवर्सिटी को आपने जो है वो बी लिस्ट में रखा हुआ है, तो जस्ट चैलेंजर्स हमने पढ़ा है, मैं चैलेंज हम्म। करो, इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे आप। हेलो, तो आप इतने कहने के काबिल हो। हम्म। अगर अभी पढ़ोगे तो तभी आप ये कर सकते हो। बाकी इरफान, यूनिवर्सिटियों की लिस्टें चेंज होती है। जी इरफान सर, एक क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्ट आस्क क्वेश्चन है, जो हर स्टूडेंट ही पूछता है हर बंदे से और डिस्कस करता है सोशल मीडिया पे भी। और मैंने देखा था कि आपने अपने ना पोस्ट में भी ये क्वेश्चन लाजमी, वो टॉप 3 क्वेश्चन में से ना आपने टॉप ही क्वेश्चन लिखा था कि पीएम पी लैब या यूएसएमएल देने के लिए आपको पीएमसी का टेस्ट देना पड़ेगा, एनएलई देना पड़ना लाजमी है, हाउस जॉब होना लाजमी है।
तो ये आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर दें। मैंने तो खैर वो पढ़ लिया था, लेकिन हमारे जो बाकी देखेंगे उनके लिए कि पीएमसी जो पीला देना चाह रहा है उसको लाजमी है कि वो एनएलई का लाइसेंस ले, उसके लिए लाजमी है कि वो हाउस जॉब पाकिस्तान में करे फिर उसके बाद पीला जाए। तो आप इसमें जो भी एक्सप्लेन करना चाहें। देखो मेरी बात सुनो, दो चीजें हैं। प्लैब जो है ना, उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो है एग्जाम जो है प्लैब, दूसरा है फिर आपने एग्जाम तो दे दिया अब आपने दूसरा स्टेप आपका आता है कि आपने उनकी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी लेना है। ठीक है, हम्म। पाकिस्तान में जैसे पीएमसी है तो उनका है जीएमसी, जनरल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, हम्म। जनरल मेडिकल काउंसिल का जब आपने लाइसेंस लेना है तो उस लाइसेंस के अपने क्राइटेरियाज हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम पास कर लिया तो आपको लाइसेंस भी वो दे देंगे। समझ हम्म। गए आप मेरी बात? हम्म। लाइसेंस लेने का क्राइटेरिया ये है कि आपकी हाउस जॉब हुई हुई होनी चाहिए। लैब एग्जाम देने का क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी हाउस जॉब हुई होनी चाहिए या एनएलई हुआ हुआ होना चाहिए। इवन वो लोग डिग्री भी नहीं मांगते आपसे। जब आपने एग्जाम देना होता है वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम मांगते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर पास हो। वो रिक्वायर्ड स्कोर्स जो हैं वो होने चाहिए, हम्म। बैंड या ग्रेड्स हैं। तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश की, यू कैन गिव दिस एग्जाम, बट इट डजंट मीन कि यू विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंग्लैंड। ठीक है, उसके लिए आपको बाकी क्राइटेरियाज पूरे करने होते हैं हम्म। लाइसेंस के लिए, उनके लाइसेंस के लिए। और उनके लाइसेंस के क्राइटेरियाज क्या क्या हैं कि आपके पास 1 साल की हाउस जॉब होनी चाहिए, आप अपने कंट्री से या जिस बॉडी के साथ जहाँ से आपने हाउस जॉब की है वहां से आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेकर आओ। ठीक है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है वो वही बॉडी आपको देती है जहाँ पे आप रजिस्टर होते हो। ठीक है, हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद आपने या ये दो सर्टिफिकेट सबमिट करवाने होते हैं। अपनी डिग्री जो है वो नोटिफाई हुई हुई ECFMG से, ठीक है, जो एपिक की वेरिफिकेशन है वो वाली आपने जमा करवानी होती है। अपना वैलिड पासपोर्ट जमा करवाना होता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ नहीं वो मांगते, यही 5 चीजें वो मांगते हैं। अब 5 चीजें तो आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो अब इसमें टेक्निकल बात ये है कि आप अगर ये सोचो कि यार मैं तो पाकिस्तान में हाउस जॉब नहीं कर सकता, मैं प्लैब क्यों करूं, हम्म। तो ये ना गलत सोच है। क्योंकि प्लैब करने के फौरन प्लैब 1 प्लैब 2 में आपके 2-3 साल लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो प्लैब भी खत्म हो रहा है, लेकिन अगले अगर 2 साल की मैं बात करूँ तो हम्म। कोई बंदा अगर आज प्लैब 1 कर ले तो हो सकता है अगले साल उसको हाउस जॉब करने का मौका मिल जाए, तो उसके पास हाउस जॉब सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो आज जो है किसी को भी मैं मना नहीं करूंगा कि वो प्लैब ना करे अगर आपकी यूनिवर्सिटी बी लिस्ट में है कि कल को मैं हाउस जॉब नहीं कर सकूंगा पाकिस्तान में, ये मसला वो मसला। भाई एक स्टेप तो पूरा करो, क्योंकि जीएमसी रजिस्ट्रेशन लेने लेने में भी 2 साल लग जाते हैं। मतलब आज आपने प्लैब 1 दिया या इंग्लिश का एग्जाम दिया, 6 महीने बाद आपने प्लैब 1 दिया या हम्म। साल बाद प्लैब 1 दिया, फिर आपने मतलब 1 साल बाद प्लैब 2 दिया, तो आपका जर्नी प्लैब 2 तक है। प्लैब 2 के बाद आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है जहाँ पे आपको हाउस जॉब शो करनी है लाइसेंस हम्म। लेने के टाइम पे। अभी प्लैब देने के टाइम पे आपको कोई हाउस जॉब नहीं शो करनी, कोई डिग्री नहीं शो करनी। मतलब वो मांगते ही नहीं है आपसे कोई चीज़। बस आप अगर मेडिकल आपकी तैयारी है, आप बस एग्जाम दो, दैट्स इट। ये बात, तो तो ये कंफ्यूजन है। हम्म। बहुत सारे, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ काट रहा हूँ, बहुत सारे लोग जीएमसी को प्लैब के साथ कंपेयर करते हैं। जीएमसी का लाइसेंस लेने के लिए आपको हाउस जॉब भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऑनेस्टली आपको बहुत सारी चीजें चाहिए उसके लिए। मतलब अगर आपको पाकिस्तान की हाउस जॉब चाहिए तो डेफिनेटली आपने पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, सॉरी लाइसेंस होगा पाकिस्तान का तो हाउस जॉब करोगे ना यहाँ की, तो वो भी चाहिए इनडायरेक्टली आपको। तो ये सारी चीजें हैं। बट प्लैब एग्जाम देने के लिए आपको कुछ भी नहीं वो मांगते। तो अपना टाइमलाइन जो है वो अपनी आप सेट करो। जैसे मैंने हाउस जॉब के दौरान ही प्लैब 1 दे दिया था, मुझे पता था मैंने जाना ही है बाहर, तो मैंने हाउस जॉब में प्लैब 1 दे दिया, हाउस जॉब के बाद प्लैब 2 दे दिया। अब अगर मैं ये सोचता रहता कि मेरी हाउस जॉब हो जाए तो फिर मैं प्लैब 1 दूंगा, तो ये एक गलत प्लान होता है मेरा। तो ये बात है, अगर आप अभी ग्रेजुएट हुए हो प्लैब 1 दो यार, क्यों नहीं दोगे? आप दो प्लैब 1, अगले साल हाउस जॉब करो और प्लैब 2, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे। आप तो इरफान सर, मैं मतलब आपकी बात को ना अपनी वर्ड्स में शिफ्ट करता हूँ। अगर आप समझे कि ये गलत है तो आप मुझे करेक्ट कर लें। कि अगर एक बंदा जो है वो किर्गिस्तान या चाइना से ग्रेजुएट हुआ है और उसने हाउस जॉब जो है वो किर्गिस्तान और चाइना से ही की है, और उसका वहीं वहीं पे उसने सब कुछ किया और वो पाकिस्तान गया ही नहीं है, और वो यहीं से अगर डायरेक्ट
पी लैब को रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और यहीं से चाइना से किर्गिस्तान से ही डायरेक्ट जो है वो चाहता है कि मैं यहीं से यहीं मूव कर जाऊं। तो ये ऐसा ही है जैसे आपने कहा कि हाउस जॉब यहीं पे आप अच्छा, कर लो। समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया, ठीक है। मतलब आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं, आप वहीं से बाहर जाना चाहते हो, राइट? जी बिल्कुल। ओके। उसके लिए आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है ना, अगर आप किर्गिस्तान से हाउस जॉब करते हो ना, तो किर्गिस्तान से आपको उनकी जो लाइसेंसिंग बॉडी है उससे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आप उनसे कांटेक्ट करो, अगर वो आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देते हैं, देन यू डोंट नीड टू कम बैक, ऑनेस्टली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, आप वहीं से जा सकते हो। हम्म, सही सही। तो जो लोग पाकिस्तान से ले सकते हैं वो पाकिस्तान से ले लें, और जो जहाँ से वो उसके स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं और अपने ग्रेजुएशन कंट्री से भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो बेहतर है। है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है कि आप अगर पाकिस्तानी हो तो आप अगर किर्गिस्तान में रह रहे हो, वहाँ पे हम्म। अपने हाउस जॉब, दैट मींस यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन ओवर देयर। हम्म, सही। तो सर अभी जो है आप आपकी ट्रेनिंग हुई है पूरी 1 साल की, तो आप उनसे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लो। नहीं, हमें 1 साल जी। तो सर हाँ अभी जी। जो है आपका फाइनल जो है वो पी लैब के बाद कोई नेक्स्ट है जो आप कहें मैंने ये अचीव करना है, या किस में स्पेशलाइजेशन करनी है, आपके क्या प्लान्स हैं जो आप एक एज अ मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर को लेके अभी? यार मेरे प्लान तो बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जो मुझे, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है, जो मुझे अचीवमेंट मिली है उसके बाद मतलब मैं समझता हूँ मेरे लिए काफ़ी सारी विंडोज़ ओपन हो गई हैं। और पूरी यूके की जो, क्या कहते हैं उसको, प्रोफेशनल मार्केट है मेरे लिए ओपन है। तो वैसे मुझे सर्जन बनना है इंशाल्लाह, ऑर्थोपेडिक सर्जन। एंड मेरा जो शौक है वो ऑर्थोपेडिक्स का जर्नी इंजॉय करने का है, कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी करूँ, स्पेशलाइजेशन करूँ, उसके बाद आई वांट टू डू प्लास्टिक सर्जरी। और मैंने जो फेलोशिप का मेरा प्लान है वो हैंड में है, हाथ की सर्जरी, सारी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज जो होती हैं। एंड अगर मुझे मौका मिला बीच में करियर के अंदर, तो मैं कोई मतलब कोर्स से हट के भी कुछ करना चाहूँगा, जैसे कि पीएस वगैरह का मेरा प्लान है, या कोई डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, या नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में। तो अ, मेरा जो शौक है बायोनिक लिम्स, हैंडीकैप्स होते हैं लोग, उनके लिए बायोनिक लिम्स जो है, हाईली इंटेलिजेंट लिम्स, जो मतलब जिनकी क्लोज रिसेम्बलेंस हो आपके रियल हैंड के साथ, वो हम्म। मेरा शौक है कि मैं उसको डेवलप करूँ। तो अच्छा, एक चीज समझा मैं एज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर फ्लैप के बारे में, कि अगर आप किर्गिस्तान में हो ना, और अगर आपने किर्गिस्तान से हाउस जॉब ही नहीं की, आप तब भी इंग्लैंड जा सकते हो, ठीक है। वो होता है जीएमसी, आपको प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। हम्म, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो पाकिस्तान में आपको हाउस जॉब के लिए सिर्फ मिलता है, सही सही। ठीक है। प्रोविजनल, ठीक है, 1 साल का होता है, जीएमसी देती है आपको। आप उनको, आपको ना हाउस जॉब शो करनी पड़ती है, ना आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है, सिर्फ डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, आपका इंग्लिश का एग्जाम, और आपका फ्लैप पास होना चाहिए, दैट्स इट। आपको वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं, आप हाउस जॉब इंग्लैंड में जाके कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस लेवल पे आके बहुत इनिशियल लेवल है, तो उनके जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सीट मिलना मुश्किल होता है, आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन मिल जाती है सीट, उस तरह भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर किर्गिस्तान में आपने कुछ भी नहीं किया, दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने मेडिकल स्कूल से डिग्री ली है, हम्म। आपने इंग्लिश का एग्जाम पास किया है, और आपने प्लैब पास कर लिया है, हम्म। दैट्स इट, यू कैन हम्म, गो देयर फॉर हाउस जॉब। सही सही। तो इरफान साहब कोई ऐसी जो है आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो है कोई ऐसी चीज कहना चाहें जो आपने अपने टाइम पे की ना हो और आप कहें कि मैं अगर मेडिकल स्टूडेंट वापस चला जाऊं तो मैं ये काम करूंगा, या ये वाली चीज जो है मेरी मिसिंग थी मेडिकल स्टूडेंट में, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम उस चीज को अभी से अडॉप्ट कर लें? यार मेरे ख्याल में मेरा रिग्रेट नहीं है कोई। थोड़ा सा ये कहूँगा कि अगर मैं अगर मुझे ये गाइडलाइन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो ना, तो आप मुझसे बात कर रहे हो, जब मैं थर्ड ईयर में था ना, तो मुझ मतलब इस तरह की एग्जांपल्स नहीं थी हमारे सामने, अगर हम्म। होंगी भी
तो मे बी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था वो, मतलब इतनी हाइप नहीं होती थी, ये वेबिनार्स वगैरह या जूम मीटिंग्स इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हम्म, तो शायद मैं बहुत जल्दी प्लान कर लेता, हम्म, मतलब प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेता, सॉरी, प्लान्स तो शुरू से ही थे लेकिन उन पे वर्क करना मैं जल्दी शुरू कर देता अगर मुझे पहले से चीज़ें पता होती। बट इट्स नॉट अ रिग्रेट यार, मतलब हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए लिखा हुआ है, जो जहाँ पे जिस टाइम पे लिखा हुआ है उसी टाइम मिलता है। तो मेरे ख्याल में मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। हम लोगों ने खूब इंजॉय भी किया है मेडिकल स्कूल को, और घूमे फिरे भी थे चाइना, अच्छे से घूमे फिरे थे। चाइना बहुत खूबसूरत जगह है, चाइनीज लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चाइना की सर्दी इंजॉय की हमने बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में भी सही टाइम पे चीज़ें हुई हैं सारी, टाइम पे चीज़ें हुई हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, टाइम पे हम्म। चीज़ें होती हैं। अच्छे से प्लान करो और उसके लिए मेहनत करो, बैठो, करो, चीज़ें टाइम पे हो जाती हैं। तो इरफान सर, कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो यार कि मतलब अब गिव अप करना का सोचा, यार बस अब मैं जो है या तो मेडिकल स्टडीज छोड़ देता हूँ या पी लैब का प्लान छोड़ देता हूँ या एनएलई या पीएमसी या पीएमडीसी के सख्तियां देख, मतलब कोई ऐसा टाइम जिसमें आपने कहा हो कि यार बस गिव अप, मैं अब थक गया हूँ। हाँ, थक गया हूँ यार। थकने का जो सवाल आता है ना, वो मैं डॉक्टर्स के लिए ये कहूँगा कि डॉक्टर्स बेचारों का ना टाइम बहुत लंबा है, ठीक है। मतलब इनका ये सीन है कि लेंथ स्टडी है, तो थोड़ा कभी कभी मतलब एक सेकंड थॉट आती है, यार व्हाट इज दिस। मेरे साथ वाले जो इंजीनियर बनने वाले थे वो तो कब के अपना जो है यूनिवर्सिटी करियर भी खत्म कर चुके हैं, एमएससी भी कर लिए हैं उन्होंने, और सब कुछ जो है ना आगे उनका बड़े अच्छे से चल गया है। तो हम्म, वही एक चीज थी, बाकी ये जो सख्तियां वगैरह थी इन चीजों ने तो कभी मुझे स्टार्ट नहीं किया था, कभी भी नहीं। ये तो आपका अपना जो है वो अकीदा है, या अकीदा कह लो या इसको लगाओ कह लो, या कमिटेडनेस कह लो कि भाई मुझे करना है तो करना है, बस अब कैसे भी हो करना है। तो वो चीज़ मैं कभी भी सेकंड थॉट अपने आप को इस चीज़ में नहीं दी कि मैं मेडिकल करियर छोड़ दूँ या क्या कुछ कर लूँ। हाँ, मेडिकल स्कूल के दौरान इस तरह के उल्टे सीधे ख्याल आते थे कि यार कोई और लाइन चूज कर लेनी चाहिए थी, तो बहुत लंबा है। कभी कभी इस तरह होता था, जब फील होता था ना कि यार लेंथ बहुत ज्यादा है इसकी। हाँ जी। तो इरफान। अदरवाइज पीएमडीसी के जो रोले हैं, पीएमडीसी की वजह से, या लैब बहुत मुश्किल है, टाइम ले रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोविड का जो इरा आया है ना, मेरी हाउस जब स्टार्ट हुई है उसके फौरन बाद कोविड आ गया था, ठीक है। हम्म, तो कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लोगों को हुआ है, डॉक्टर्स को भी हुआ है, और मतलब पेशेंट्स को तो हुआ ही हुआ है, जनरल पब्लिक को भी हुआ है। कोविड ने हर चीज़ बिल्कुल स्टिल कर दी। मेरा प्लैब वन जो था वो 2 बार कैंसिल हुआ था, ठीक है। मैंने पूरी तैयारी की हुई है अपने प्लैब की, पेपर ही कैंसिल हो गया है। अब मतलब आप सोचो इससे ज़्यादा और क्या डिसहार्टिंग चीज़ होगी आपको डिग्रेड करने वाली, कि आपका हम्म, एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर हम्म, प्लैब वन और प्लैब टू के दरमियान भी मैंने 1 साल से ज़्यादा वेट किया है। मैंने मार्च में सॉरी फरवरी में मैंने प्लैब टू बुक किया था नवंबर के लिए, हम्म, पूरे साल के बाद का। अब देखो 1 साल के अंदर बहुत कुछ होता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि यार पता नहीं पेपर होगा भी कि नहीं होगा। बट डीप इनसाइड अगर आपने किसी चीज़ को वाकई टाइम दिया हुआ है और आप उसके लिए उसके ख्वाहिशमंद हो, तो आप वेट करते हो हम्म। और लगे रहते हो यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। जब सर तक आपके एक्शन उससे अपोजिट जाते हैं ना, तभी आप भी अपोजिट, आपका करियर भी उस तरफ चलना शुरू कर देता है। जब तक आप कहते हो जी हो जाएगा, करते रहते हो, और उसी डायरेक्शन में पुश करते रहते हो, चीज़ हो जाती है। ये हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है दुनिया के अंदर, मेरे ख्याल में, जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ये वन ऑफ द बेस्ट लाइन है कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं किसी चीज़ में भी, चाहे आप जो भी आपकी ख्वाहिश है, तो वो आपको नेचर जो है वो फिर आपको दे देती है। उसके आप यस। प्रैक्टिकल एग्जांपल आप खुद हैं। तो सर ये बेसिकली ये वो सारी चीज़ें हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो फेस करते हैं, जी हमने या गलत लाइन चूज कर ली या हम बी लिस्ट में है, ये सारी चीज़ें जो है ना, एक एज हम आपको एज एग्जाम्पल रख कर यूज़ करना चाह रहे थे कि यार सिर्फ आप लोग ही नहीं हो, ऐसी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिन्होंने अचीव कर लिया सारा कुछ। तो यार थैंक बाकी यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं एग्जाम्पल कह लो या कुछ भी कह लो, बट आई एम हैप्पी टू बी ए मोटिवेशन। अगर मेरी वजह से आप लोगों को इतनी मोटिवेशन मिल रही है तो यार मतलब माशाल्लाह, आई एम हैप्पी। बट मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि जस्ट कीप गोइंग,
ठीक है, डोंट वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 इयर्स और 4 इयर्स 3 इयर्स। वो जब टाइम आएगा आप उससे भी गुजर जाओगे ऑनेस्टली। आप यहाँ तक पहुंचे हो, यू गाइस आर चूजन, आप खुशकिस्मत हो गए, मेडिकल स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हो, आप यहाँ पहुंचे हो ना, आप आगे भी पहुंच जाओगे। लेकिन जहाँ पहुंचे हो उसका पूरे का पूरा जो है वो उसको जियो, मतलब पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मजे के टाइम पे मजा, एंजॉय करो, जो भी करना है करो, लेकिन स्टडीज के साथ साथ रखो अपनी। और अभी के बारे में सोचो कि आज मैंने क्या करना है, स्टडीज के प्लान बनाओ, फ्यूचर के प्लान्स बनाओ, ठीक है, गाइडलाइंस लो, और भी आपके सीनियर्स होंगे गाइड करेंगे आपको। सर वैसे हम 1 घंटे से वैसे बात कर रहे हैं और मैं ये बात ना यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे होते हैं ना लोग, या बहुत ऐसे हमारे सीनियर्स होते हैं जो कुछ चीज़ अचीव करने के बाद फिर वो उस स्टूडेंट्स को ना नहीं बताते या कुछ ऐसी चीज़ नहीं करते। लेकिन आप मतलब इतने मतलब यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आप इतने काइंड हार्टेड अभी भी हैं कि आप जिस तरह एज अ स्टूडेंट, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ आप भी स्टूडेंट है, इस तरह लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा या शुक्रिया कि आपने इस तरह टाइम दिया और सबसे मेन चीज़ इतने ओपनली एक्सप्लेन किया। मैं आपकी जो हमने पोस्ट है सारे वो हम सारी जो है हमारे पास सेव है, तो हमने वो सारी चीज़ ना, बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपने ऑलरेडी दे चुके हैं तो वो इजी भी थे और आपने इजी वर्डिंग में लिख लिए थे। तो हम जो बाकी क्वेश्चन थे वो हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी कैप्शन में डाल के कि ये चीज़ें भी हैं। और कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन करने वाली थी, स्पेशली एक मोटिवेशन जो स्टूडेंट्स को चाहिए कि यार हम फॉरेन स्टूडेंट को सर थोड़ी सी ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है कि वो घर वालों से दूर होते हैं और हज़ारों वहाँ पे लोकल्स के साथ उनके मसले और थोड़ा सा अकलियत में आते हैं दूसरे कंट्रीज में। तो इस चीज़ को लेके आपका सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। और इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको फिर दोबारा डिस्टर्ब करेंगे, दोबारा आपसे टाइम लेंगे, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात भी होती रहेगी। यार कोई मसला नहीं हमजा, एनी टाइम, ठीक है। और आप अपने लड़कों को बोलो भाई आप लोग शेर हो, ठीक है, आप लोग चूजन हो, चूजन, ठीक है, आपको चुन लिया गया है एंड यू गाइस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। नोबल कॉज की बहुत ज़्यादा बात नहीं हम लोग करते क्योंकि बीइंग प्रैक्टिकल, ठीक है, आपने खुद के लिए पढ़ना है ऑनेस्टली, बीइंग प्रैक्टिकल। हम्म। तो बट आप मेडिकल स्कूल में अब आ गए हो, घर वालों से दूर हो, फॉरेन में हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हैं आपके लिए। आपकी जो सोच है या ग्रूमिंग है वो जो घर में रहने वाले लोग हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। हम्म। मतलब independently आपने वहाँ पे सब कुछ फेस करना होता है, अपना इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो एक फॉरेन कंट्री में रहते हो, फॉरेन कल्चर का आप पे प्रेशर होता है, ठीक है, तो चीज़ों को इवेलुएट करना, चीज़ों चीज़ों को एनालाइज करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं हमारे लड़के जो बाहर रहते हैं खासतौर पे। हम्म। मतलब किर्गिस्तान वालों से इतना ज़्यादा मैं इंटरेक्शन नहीं था, आप लोग पहले हो जिनके साथ मेरा हो रहा है। मेरे कुछ एक दो दोस्त हैं बस जो किर्गिस्तान से पढ़े थे। ये चाइना वालों को मैंने ये देखे यार, वो लोग कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, प्लस एक मतलब मल्टीलिंगुअल भी हो जाते हैं, वो दूसरी लैंग्वेज भी सीख जाते हैं। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। घर वालों से दूर होना एक है नेगेटिव पॉइंट, बट इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर देगा, तो वापस आओ यार, पाकिस्तान इंतजार कर रहा है आपका। और इंशाल्लाह आप लोग सारे एग्जाम भी दोगे, सारे एग्जाम पास भी करोगे और आगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपनी आओगे। बस अभी जो है अभी का ख्याल करो कि मतलब स्टडी कैसे करनी है, अपनी अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, ठीक है, वैल्यू एडिशन कैसे करनी है आज के दिन में, हम्म। वैल्यू, दैट्स इट, अदरवाइज सब कुछ हो जाएगा। हम्म। बस पढ़ते लगे रहो, कमिटेड रहो, अपने मिशन से इधर उधर ना हो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का और मैं फिर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने प्रॉपर टाइम दिया। इतना इतने कम मैं भी अप्रिशिएट करूंगा हमजा आपको, आप इतने जो है वो जब थर्ड ईयर में हो आप, और एलिजा सेकंड ईयर में है, और आप लोग इतनी एफर्ट्स कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार। इतनी अवेयरनेस इतनी कम एज में और इतने कम उसके अंदर सेमेस्टर्स के अंदर हम्म। आपकी ये आई नहीं है। तो आपके क्वेश्चन भी काफ़ी मेच्योर थे जो मतलब वाकई करने चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा मंद हो। आई होप यार हेल्प करे ये चीज़, और आप लोग जो है वो इनकरेज रहो, ये चीज़ें करते रहो। जी सर, बहुत शुक्रिया। बाकी आप सर अब